हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंसस 2011 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आज में हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन जनसंख्या या सेंसस से पूछे जा रहे हैं, 2011 से रिलेटेड है जो। तो आज की वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले, जितने भी अभी तक जनसंख्या के क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारी इस वीडियो में मैंने उस सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, भारतीय जनसंख्या में जनगणना के किस अनुसूची में डाला गया है। तो जो भारतीय संविधान में है जनगणना सेंसस को किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में जनगणना की बात करता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। तो ये संघ सरकार का कर्तव्य है और ये किस धारा में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बताया गया है धारा 246 में। तो जैसा कि आप दोनों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से देखा, अब इसको आप चाहें तो अपने कॉपी पे नोट्स बनाकर इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो जब भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में। और अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 1881 में। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 1872 था और जब ये पूरी अच्छी तरह से करवाया गया तो ये 1881 था। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी तो वो 1872 में हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और जब पूरी अच्छी तरह से जनगणना कराई गई तो वो 1881 में कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो जब नियमित जनगणना जो मैंने अभी आपको बताया 1881 में, तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और इससे पहले जो 1872 का जनगणना था शुरुआती तौर में, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो 2021 में जनगणना होने वाली है जो फ़िलहाल अभी तक नहीं हुई है, तो जब वो जनगणना होगी तो वो कौन सी जनगणना होगी, तो वो हमारी 8वीं जनगणना हो जाएगी। और इससे पहले जो हमारा 2011 में जनगणना हुआ था ये 7वीं जनगणना हुई थी। तो आप याद रखिएगा, जो 21 में होने वाला है या फिर जो अभी कुछ टाइम में होने वाला है जो भी जनगणना, तो वो 8वीं जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो जब 2000 जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या पे स्थिरता कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, तो वर्ष 2045 तक इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। तो जनसंख्या का विभाजक वर्ष माना जाता है 1921। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली इन सभी फैक्ट को याद कर लेना है। तो जैसे कि जब जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार कब तक स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो 2045 तक। और किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना गया है, तो विभाजक वर्ष माना गया है 1921। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हम देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी ने अपने एमटीएस या फिर सीजीएल एग्ज़ाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो भारत में जनगणना हुई थी 2011 के अनुसार उसमें पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत था ये 51.47% था, तो 51.47%। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। तो जब 2011 में जनगणना हुई तो इसका जो कुल प्रतिशत था भारत का कुल जनसंख्या वो विश्व का 17.5% था, तो 17.5% ये भारत की कुल जनसंख्या थी पूरे विश्व की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो जब वार्षिक वृद्धि दर की बात हो तो ये थी हमारी 1.64%। तो जब 2011 में जनगणना हुई तो इसका जो वार्षिक दर था ये 1.64% था। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में थी, यानी इसका मतलब होता है कि नेगेटिव में थी। जब जनसंख्या हुई तो उसका जो दर है वो आमतौर पे बढ़ता है, पर इस राज्य का जो दर था वो कम होता चला गया या घट गया। तो ये एकलौता ऐसा राज्य था, तो ये है हमारा नागालैंड, ऑप्शन डी में जो दिया गया है। अगला है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। तो जब 2011 में जो जनगणना हुई उसमें शिशु लिंगानुपात जो था वो था 918। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये डायरेक्टली फैक्ट याद रखने पड़ेंगे कि शिशु लिंगानुपात कितना था, जो पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस को
कवर कर लिया है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो ये देखिए, लिंगानुपात अलग होता है और शिशु लिंगानुपात अलग होता है। शिशु मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात, और जो भारत में लिंगानुपात है वो बच्चों का माना गया है। तो बच्चों के अनुसार ये हो जाएगा 943। तो दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए। जो शिशु लिंगानुपात है वो बहुत छोटे बच्चे, जैसे 918 इनका है, और लिंगानुपात जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनका अनुपात है 943। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो जो भारत में जनसंख्या का घनत्व है 2011 के अनुसार वो है 382, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है, वो 382 है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता या लिटरेसी जो परसेंट है वो कितनी है, लिटरेसी रेट का परसेंट कितना है? तो ये 2011 के अनुसार भारत की ओवरऑल जो इसमें बताया गया है, पूछा गया है, वो है 73%। ये ओवरऑल है, ना किसी स्टेट का है ना यूनियन टेरिटरीज़ का है, ये पूरे ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट बता रहा है कि हमारे इंडिया में लगभग 73% लोग लिटरेट हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। भारत में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो जो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ़ीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? तो ये है हमारी 64.6%। तो महिला साक्षरता दर हो जाती है हमारी 64.6%। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो ये जो अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है ये ऑप्शन नंबर सी है 945। तो आप इसे याद रखिएगा कि महिला साक्षरता दर ओवरऑल इंडिया में वो कितनी है, वो 64.6% है। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो वो 945 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात। तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है जाएगी 990। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देख लिया, जो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, तो 980 है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो कितना है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एमटीएस एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसमें ज़रूर आपसे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे मैंने अपने चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा दिए हैं, जैसे बुक एंड ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, डांस फॉर्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और जो हेल्पफुल वीडियो हो सकते हैं वो मैंने अपने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो आप ज़रूर एक बार हमारे इस चैनल को अच्छे से देख कर जाइएगा, रिविज़न करके जाइएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं वो पूरी देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो कि परसेंट में है 16.6%। अनुसूचित जाति की जो टोटल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऊपर पूछा था अनुसूचित जाति और इस वाले क्वेश्चन में पूछा है अनुसूचित जनजाति। ऊपर वाले में एससी के लिए पूछा गया था और इसमें एसटी के लिए पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे ओबीसी, एसटी, एससी, तो ऊपर वाले में जो एससी के लिए कहा गया था, ये जो अनुसूचित जाति है इसमें 16.6 है, और ये जो अनुसूचित जनजाति है इसका देश की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है, तो ये 8.6% है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर टिक कीजिएगा। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों अलग अलग होती हैं। इसी में अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी के बारे में बात करता है, इनकी दशकीय वृद्धि दर हो जाती है हमारी 23.7%। अगला है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो देश की कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 68.8%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जब 2011 में जनगणना हुई थी तो सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम पाई गई थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 में जो जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की थी
तो वो सबसे कम किसकी है, तो वो लक्षद्वीप की है। केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे कम थी किसकी, लक्षद्वीप की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं इस समय, तो उत्तर प्रदेश में है 2011 के अनुसार। और अभी भी इस समय 2022, 23, 24 में भी जब जनसंख्या होगी तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग मौजूद हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या की राज्य की है, जो भारत में न्यूनतम जनसंख्या है वो किस राज्य की है, तो ये ऐसे ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सिक्किम है। तो सिक्किम का जो जनसंख्या है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष निम्न वर्ग में किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो जो भारत में प्रतिवर्ष निम्न दर में किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। जैसे कि जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ठीक ऑस्ट्रेलिया में भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मतलब लगभग समान वृद्धि हो रही है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा स्थान है। तो जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको ऐड कर लिया है कि सबसे बड़े और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे कौन कौन से राज्य हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला जो मैंने बताया वो उत्तर प्रदेश होगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार आ जाता है। तो आपने इसको क्रम से याद कर लेना है कि जनसंख्या में जो जनसंख्या हुई थी 2011 के अनुसार 3 सबसे बड़े जनसंख्या के माध्यम से जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश हैं जनसंख्या की दृष्टि से, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है। जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो मेघालय राज्य की है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार राज्य का सबसे अधिक है। मतलब छोटी सी जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब एक किलोमीटर में इसे नापा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वो है दिल्ली। तो दोनों का आंसर आपने इसमें देखा। जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए अपने आने वाले टाइम की रिवीजन के लिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। व्हाट्सअप का जो नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये PDF आपको मात्र 10 रुपये में आपको मिल जाएगी। आप हमारे फ़ोन नंबर पे करके ये PDF वहाँ से ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 2011 में जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वो है अंडमान और निकोबार का। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो सबसे कम लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो अंडमान और निकोबार में है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसमें जो है वो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो ये है दिल्ली। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली हैं। सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार है और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये कई बार आ चुका है, जिसका आंसर है लक्षद्वीप। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल राज्य का है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है और जो सबसे हाईएस्ट है लिंगानुपात वो केरल का है। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है केंद्र शासित प्रदेश वो पुडुचेरी है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं, तो आप अच्छे से इन सब क्वेश्चन को देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके SSC MTS के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट है केरला का लिंगानुपात, सबसे लोएस्ट है हरियाणा का और सबसे हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में आता है पुडुचेरी। और जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में है वो दमन और दीव है। तो एक बार मैं इसे फिर से आपको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है वो केरल है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है वो हरियाणा का है,
तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात जो केंद्र शासित प्रदेश का है वो पुडुचेरी, और सबसे न्यूनतम वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन और दीव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। सबसे ज़्यादा लिटरेट और लिटरेसी रेट के मामले में केरला सबसे ऊपर रहता है, तो आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है वो बिहार हो जाएगा, और सर्वाधिक साक्षरता वाला वो केरल हो जाएगा, और सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसी के बाद जो अगला है न्यूनतम साक्षरता वाला वो दादर और नगर हवेली हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, लिटरेसी रेट वाला जो लिटरेसी रेट है राज्य में वो केरल है, और उसी में जो सबसे कम राज्य का है लिटरेसी रेट वो बिहार है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट लक्षद्वीप की है, और केंद्र शासित प्रदेश में ही सबसे कम लिटरेसी रेट दादर नगर हवेली की है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट है वो केंद्र शासित प्रदेश की वो कौन सी है? तो वो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप में वो पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वो केरल की है। तो महिला साक्षरता वाला जो प्रतिशत है वो कौन सा राज्य है? वो केरला है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है। तो जैसा कि आपने देखा, जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश, इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें राज्य नहीं पूछा गया, इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा जो पुरुष के मामले में लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। और अगला है हमारा महिला साक्षरता राज्य, जिसमें मतलब केरल आ जाएगा, जिसमें कि महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, और राज्य में ही सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत न्यूनतम वाला जो है वो बिहार है। अगला है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या रखता है वो अंडमान और निकोबार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप हो जाएगा हमारा। अगला है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, जो ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है हमारा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या वाला जो राज्य बन जाता है वो महाराष्ट्र बन जाएगा। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, जहाँ पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या है वो सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनसंख्या के अनुसार जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? जो अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, तो प्रतिशत किस राज्य में है सर्वाधिक? तो पंजाब में है। जो अनुसूचित जाति है एससी का प्रतिशत वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और अगला क्वेश्चन में देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये ऊपर प्रतिशत के बारे में बात की गई है, और नीचे मतलब सिंपली नंबर में पूछा गया है। जैसे कि प्रतिशत में अलग हो जाएगा आपका आंसर, और उसी तरह अगर नंबर में पूछे तो उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश में एससी के लोग बहुत ज़्यादा हैं उस क्षेत्रफल के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन उस जनसंख्या के हिसाब से प्रतिशत में जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो पंजाब में है एससी के। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि पंजाब की जनसंख्या अलग होगी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग होगी। तो पंजाब की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा एससी लोग हैं, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में नंबर में सबसे ज़्यादा लोग एससी लोग हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो ये किस राज्य में है अनुसूचित जनजाति? ये मध्य प्रदेश में है। और उसी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो मिजोरम हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा एसटी की बात हो रही है यहाँ, ये एसटी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। लेकिन जब वही एसटी की बात प्रतिशत में आएगी राज्य में, तो वो मिजोरम हो जाएगा कि मिजोरम राज्य का जो एसटी का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो जो आपने ये दोनों क्वेश्चन देखा, इससे पहले जो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने बताया वो भी एक जैसा ही है। जब अनुसूचित जाति की बात राज्य में होगी तो मध्य प्रदेश होगा, और अनुसूचित जनजाति की बात जब राज्य में प्रतिशत के हिसाब से होगी तो वो मिजोरम होगा। आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, तो आपको ये जनसंख्या से 60 से 62 क्वेश्चन है, ईजिली आप इन्हें याद कर पाएंगे, आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत केंद्र शासित वाला प्रदेश कौन सा है। तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा है वो केंद्र शासित में पूछा है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगर किसी शिफ्ट में ऐसा टफ क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, यहाँ आपसे राज्य भी नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस हिसाब से आप इसे अच्छे से कई बार मतलब रिवीजन करके जाइएगा। तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित में है, मतलब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो एसटी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और अगला है हमारा 2011 में हुई जो जनगणना के अनुसार है, अनुसूचित जनजाति जो अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है ये इसमें परसेंट नहीं पूछा है, इसमें सिंपली आपसे नंबर पूछा है। ये अनुसूचित जनजाति का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो ये दादर नागर हवेली हो जाएगा। अगला और लास्ट स्लाइड है हमारा, 2011 में हुई जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ एससी की बात हो रही है, तो एससी के लोग जो है वो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश में जो आता है वो सबसे ज़्यादा हैं। और जब उसी एससी की बात केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिशत में हो तो चंडीगढ़ हो जाएगा कि जो चंडीगढ़ में एससी लोग हैं उनका परसेंट ज़्यादा है, और जबकि जो एससी के लोग हैं वो केंद्र शासित प्रदेश में वो दिल्ली हो जाएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो लास्ट के मैंने 4-5 क्वेश्चन कराएं, जैसे कि ये वाला हो गया, इसके ऊपर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उनका प्रतिशत पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया, हमारा ये आज के वीडियो में इतना था। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार अच्छे से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा और अच्छे से कॉपी पे एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को आप आराम से नोट कर सकते हैं। अगर नोट आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मात्र 10 रुपये में हमसे ये PDF ले सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख कर जाइएगा ताकि आपके MTS एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिला सकता है। वो 3 नंबर से आपकी अगर कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, आप ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।